अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम खिताब किया। कौम से 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं उनकी हुकूमत को, और इस मौके पर उन्होंने एतमाद में लिया है, कौम को बताया है कि अभी तक की क्या उनकी परफॉर्मेंस है और आगे वो क्या करने के इरादे रखते हैं। अगरचे उनकी तरफ से जो एक तस्वीर पेश की गई वो तो खासी खुशकुन है, लेकिन अगर हम अपने तौर पर मौजूदा हालात का तज्जिया करते हैं तो फिर हमें बहुत सी ऐसी बातें नज़र आती हैं कि जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों अभी तक हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बोझ हुकूमत का, अशराफिया का जो टैक्सेस का है जी, वो अवाम पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन हमने बजट में तो ऐसे इकदामात नहीं देखे। इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए आपने बिजली सस्ती कर दी, लेकिन गरीब आदमी के लिए टैरिफ में इजाफा कर दिया है। बहुत से दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। जो मुल्क में इस वक्त आज़ादी इजहार राय के हवाले से सिचुएशन है, जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात है, जो इदारे आपस में आमने सामने खड़े हैं, इन सब चीज़ों में वज़ीर आज़म का किरदार आखिर कहाँ है। अगर सिफारती लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक क्या गेन किया है कुछ समझ नहीं आती। इसके साथ साथ अगर हम सरमायाकारी मईशत की बात करें तो सिर्फ यही 100 दिन नहीं, उससे पहले भी 16 महीने भी अगर हम डाल लें तो हम ये देखते हैं कि कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकी, और बार बार यही हमें बताया जाता रहा कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो क्या सिर्फ डिफ़ॉल्ट की एज पे रहना ही कामयाबी है कि हर वक्त हम इसी बात के ऊपर खौफजदा रहें कि जी हमने बस बचे हुए हैं? क्या इससे आगे भी अब हमने बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये और इस समेत बहुत से अहम मामलात हैं जिसका ऊपर बात भी करेंगे, जायज़ा भी लेंगे, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। कभी एक दिन कहा जाता है कि मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन से, फिर कहा जाता है कि नहीं जी बातचीत नहीं होगी, बल्कि किसी से कोई मुफाहमत नहीं होगी। तो ये क्या मामला है अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी? हर रोज़ बदलते बयानात, आखिर हतमी स्ट्रैटेजी है क्या, और क्या ये सिर्फ एक डुगडुगी है जो आवाम के लिए बजाई जा रही है और इसमें से कुछ नहीं निकलेगा? इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और आज खास तौर पर मैं खुशामदी हूँ PMLN के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं इमरान साहब से एक कमेंट ज़रूर लूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं वो इस हुकूमत की अभी तक की, और फिर उसके बाद यकीनन हमारे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे, ताबड़तोड़ हमले भी होंगे, तो दिल थाम के बैठिएगा। लेकिन इमरान साहब से पहले, इमरान साहब, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो आज खिताब था वो हकीकत से करीब तर था और वाकई इस हुकूमत ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है या कम अज़ कम डायरेक्शन सेट की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म अभी तक जितनी दफ़ा भी मीडिया से बात की या जलसों से खिताब किया या कोई खिताब किया, ये पहला खिताब था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिसको मैं समझता हूँ कि एक परफेक्ट खिताब था। वो इसलिए कि उन्होंने आलमी सतह से लेके मुकामी सतह तक एक तरह से ये देखें कि ना सिर्फ हर इशू पे बात की बल्कि पूरी कौम को एक अपना रोड मैप भी दिया। उन्होंने अपने इक़दामात जो हैं, जो वो करने जा रहे हैं या जो कुछ किया, उसकी भी अपने तय जो वो समझते हैं कि उनके अचीवमेंट्स हैं वो भी बताई, और फिर आने जाने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं उसकी भी एक तस्वीर उन्होंने जो कहा वो तो ठीक। हाँ जी, मैं आपका अपना एनालिसिस, फेयर एनालिसिस, आप क्या जजमेंट कर रहे हैं इस हुकूमत ने क्या परफॉर्म किया? मेरी फेयर जजमेंट ये है, मैं ये समझता हूँ कि मुल्की हालात जिस कदर ख़राब हुए थे और अब भी इवन हैं, तो कोई भी हुकूमत यहाँ पे आप 10 लोगों को इकट्ठे वज़ीर आज़म भी बना देना, मसलन इमरान खान साहब हों, फिर तो और ही बुरे होंगे, 10 भी बनेंगे। मैं इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, 4-5 और वज़ीर आज़म शामिल कर लें और फिर उनका एक जूस निकाल के एक वज़ीर आज़म बना दे, तो इन तमाम की खूबियाँ एक में डाल के, तो शायद वो भी फौरी तौर पर हालात को ठीक नहीं कर सकता। देखें, अब इस वक्त जो वज़ीर आज़म ने आज बातें की हैं, या जिस तरह से इंडस्ट्री, आपने अपनी इंट्रो में कहा कि जी गरीबों के लिए तो बिजली महंगी कर दी और इंडस्ट्री के लिए बढ़ा दी, कम कर दी। मामला ये है कि इंडस्ट्री चलेगी तो गरीब चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो ये मुल्क चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब के लिए भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये कोई दलील नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सस्ती करना, आप यकीन करें, ये इतना अच्छा कदम है। मेरी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से, मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो लोग हैं उनसे बात हुई है, वो एक्सपोर्ट वाले भी हैं, दूसरे भी हैं,
टेक्सटाइल इमरान साहब वाले भी हैं। हाँ उसका जी। सीधा फायदा जो है या उसके समरात अवाम तक तो नहीं पहुंचते हमें नजर आते। जब भी इस तरह की कोई टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएं या उसका कोई आपने किसी भी सेक्टर को सहूलत फराम की हो कि उससे कोई उसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाए, लेकिन उसका हमें कोई बराह रास्त फायदा गरीब को मिलता नजर नहीं आता। जो कॉस्ट होती है चीज की वो फिर भी नहीं, आगे ट्रांसफर हो जाती है, वो तो हमें वही नजर आ रहा होता है, उसको तो चीज सुनिए महंगी ना, मिलती है। वो बात ठीक है आप जो कर रही हैं, लेकिन एक बात को समझे कि ये वाला जो मामला ना, ये सब्सिडीज ख़त्म करके एक ही कीमत कर दी गई और तमाम इंडस्ट्री के लिए एक ही कर दी गई है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो फिर उससे आम आदमी को ये बराह रास्त फ़ायदा होता है कि उसके लिए रोज़गार निकलता है, उसके लिए बहुत से मौके निकलते हैं, और फिर जब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कमाता है उसका मुनाफा में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली उसका टिकट डाउन इफेक्ट लाजमी आएगा। दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो उन्होंने कहा है कि जी अगले 1.5 से 2 महीने में वो बड़े वजारतें भी कुछ ख़त्म करने जा रहे हैं और डिपार्टमेंट्स भी, कुछ इदारे भी, तो उससे भी आप ये देखें, इसका जिक्र 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना ने भी किया था। तो ये मुश्किल फ़ैसले हैं, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये फ़ैसलों में सिर्फ बातें ही ना रहे, अमल भी हो जाए। तो इससे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्बत नताइज ज़रूर आएंगे। तीसरी और आखिरी बात जो मैं करके तो फिर हम चाहेंगे अली गौहर बलोच साहब से करें कि अभी तक ये जो बातें जितनी वज़ीर आज़म ने की हैं ये खुशाइंद ज़रूर हैं, और इससे मैं या बहुत सारे लोग मुतमिन भी होंगे और बहुत सारे आपकी तरह लोग मुतमिन नहीं भी होंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि एक वक्ती तौर पे मुतमिन करना हल नहीं है। अगर इन पे वाकई अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में अमल नहीं होगा तो फिर हम भी बैठे वो लोग जो आज ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बातें हैं, फिर हम भी यहाँ तनकीद करते नजर आएंगे। असल इम्तहान इन बातों पे अमल का है। अगर शहबाज शरीफ साहब इन बातों पे अमल कर देंगे तो उससे मुल्क में बेहतरी आएगी, लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर पहले से भी सूरत हाल ख़राब होगी, जो खुद मुस्लिम लीग नून भी अफोर्ड नहीं करती। अली गौहर बलोच साहब, हम तो अभी तक यही देखते आए हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म आए, बातें तो सब ने ही बड़ी खुशकुन की हैं, लेकिन असल मसला ही अमल दरामद का है। तो बात फिर अगर वहीं पे आके खड़ी होगी कि जी देखिए अब अमल दरामद होगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, तो फिर बात तो वहीं इसका मतलब खड़ी है जहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आपको क्या नज़र आ रहा है, जो मुल्क में एक इस्तेहकाम आना चाहिए था, जो एक पार्लियामान की बालादस्ती नज़र आनी चाहिए थी, जो वज़ीर आज़म को एक ताकतवर शख्स के तौर पर उभर के सामने आना चाहिए था, क्या इन हवालों से आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि यहाँ तो ये तनकीद हो रही है कि वो अपनी कैबिनेट अपने अहदेदारान मर्जी के नहीं लगा सकते, उनके फैसले बदल दिए जाते हैं, उन्हें तब्दील करने पड़ते हैं, और वो एक कमज़ोर हुकूमत साबित हो रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बैसाखियों की तरह उनके साथ ज़रूर है लेकिन पूरी तरह साथ भी नहीं है। तो ये सब होते हुए तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन के बाद जो इस्तेहकाम आना था वो आ सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा और इमरान यकूब साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, बात ये है कि आपने बड़ी मैं आपके इंट्रो में आपकी बातें सुनी हैं, इमरान साहब की बातें सुनी हैं और आपने काफ़ी मुदल्लिल तजिया किया है तमाम चीज़ों पर। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि हमें अपने प्रोग्राम्स में मुझे आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट से इत्तफाक है कि हमें अपने प्रोग्राम में रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। हक़ाइक़ से जितना करीब बात होगी, जितना आम आदमी का मसला हम आसान अल्फाज में बयान करेंगे और उसका हल आसान अल्फाज में बताएंगे, लोगों तक उतना क्लियरली मैसेज आएगा। बुनियादी तौर पर बात यह है, मैं कोई 13 से लेकर 18 वाले टेन्योर की मैं फ़िलहाल आपके प्रोग्राम में कोई कारनामे नहीं गिनवाना चाहता, लेकिन मैं इतना एक मुख्तसरन रेफरेंस ज़रूर कोट करूँगा कि उस वक्त भी हमारी हुकूमत को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। मैं वो चैलेंजेस भी नहीं गिनवाता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो नामुमकिन चीज़ें थी। हमने 13 से 18 के टेन्योर में उन नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया। फिर उसके बाद 18 के बाद की जो सूरत हाल आई, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी बाकी सियासी लीडर हैं पीटीआई के अलावा या बानी पीटीआई के अलावा, वो सारे चोर डाकू हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ख़राब किया है। जब ये तशरीफ़ लेकर आएंगे तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी, कितने पता नहीं लाख घर बन जाएंगे, कितने बाहर से अरब की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें एक ड्रामा निकली
और उसके बरअक्स पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, सियासी तौर पर नफरतें और इंतशार ज़दा सियासत पाकिस्तानियों को देखने को और करने को मिली, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो 18 तक हमने अचीवमेंट की थी उन सब का भी बेड़ा गर्क हो गया, और हम मुआशी तौर पर बहुत पीछे चले गए, जिसका हम अफोर्ड नहीं करते थे। अब यकीनी तौर पर हमारी 11.5 साल की हुकूमत को क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज वो शहबाज शरीफ साहब की बातें सच साबित हो रही हैं कि उस दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लेना, मादरत के साथ हमारे मुखालिफ होना एक अलग बात है, लेकिन आप पाकिस्तान के, आप तो क्लेम करते हैं, मेरा इशारा पीटीआई की तरफ है कि आप उनकी लीडरशिप की तरफ है कि आप तो क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप अपनी सियासत को आगे कर देते हैं, पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को पीछे कर देते हैं। चाहे आपको 9 मई के वाक़यात आप कर दें पाकिस्तान के अंदर, चाहे आप IMF के जरिए खतूत लिख दें कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, चाहे आप यूरोपीय यूनियन वो जो भी कर रहे हैं उनको छोड़ देना, आज तो आपकी बात है, आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो ये सवाल पूछा है। मैं यही कह रहा हूँ कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज आप देख ले कि महंगाई की, मैं ये नहीं कहता सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन महंगाई में कमी आई है। पिछले मई से और इस मई का कंपैरिजन आप कर लें तो आज की मई उस मई की निस्बत बहुत बेहतर है और उस जून की निस्बत। दूसरी मेरी ये गुजारिश है, पिछले महीने तनकीद हो रही थी पेट्रोल की कीमतों पे, 5 रुपए उस वक्त कमी हुई, 10 रुपए या उससे ज्यादा अब कमी हो गई, तो आप देख ले 15 रुपए का ये रिलीफ मिल चुका है। बाकी इसके अलावा ये है कि मरकज में इत्तेहादियों को लेके चलना कोई आसान टारगेट नहीं है शमीना साहिबा, ये एक हकीकत है, आपने ठीक बात की है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उन मुखालफी अपने सियासी इत्तेहादियों को साथ लेके चलना जिन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, जिन्होंने, जिस पार्टी ने आइंदा भी अपनी अपनी सियासत करनी है, इत्तेहाद में रहते हुए भी अपनी अपनी सियासत करनी है, तो जाहिर है उनको साथ लेके चलना, उनके मुतालबात को आपने इत्तेहादियों की बात की गौर बलोच साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी काफी जिस तरह के बजट इजलास में भी उन्होंने किया था मामला, नाराज दिखाई दी, और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पंजाब में तर्ज हुक्मरानी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उससे वो मुतमिन नहीं है और पंजाब में स्पेस भी चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है, आप इसकी तायीद करेंगे? देखें, जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं वो खुलकर तो उन्होंने, आपको भी इल्म में है कि वो उन्होंने मीडिया पे नहीं बताया कि हमारे ये मुतालबात PMLN से है, लेकिन जाहिर है कि जो दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप है उनके पास इन चीज़ों का मेरा ख्याल है मुतालबात भी हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत जो है, जाहिर है मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वक्त ये एक हकीकत है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के लोग भी जो है, जो मरियम साहिबा की मेरिट की पॉलिसी है, दिन रात शबाना रोज मेहनत से काम करने की पॉलिसी है, उससे हमारे अपने MPA MN ने भी बादौकात कदरे मतलब है कि वो उसका गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमारे काम उस तरह से नहीं हो पा रहे, काम से मतलब के इनफरादी काम लोगों के, लेकिन उनका फोकस इस वक्त पंजाब और पाकिस्तान है, उनका फोकस हेल्थ है, उनका फोकस तालीम है, उनका फोकस पाकिस्तान का, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, और ख़ास तौर पर उनका फोकस जो है सबसे बढ़कर है वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को बहाल करना, जो तजारत के नाम के ऊपर लूटमार होती है और ज़ख़ीरा। पीपल्स पार्टी इन कामों में रुकावट है क्या? उनको क्या इन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी को रुकावट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारी पार्टी के लोगों को भी इन चीज़ों के ऊपर मतलब है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस देख रहे हैं और उनका रवैया बिल्कुल कंप्रोमाइज़ किसी सूरत पे भी इन चीज़ों पर वो नहीं करना चाहती, तो फिर यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी पार्टी, उसको शिकायत तो होगी। हाँ, इसके अलावा वो कौन सी स्पेस चाहते हैं जो उनको नहीं मिल रही, अगर उनके काम नहीं हो रहे, उनको हुकूमत में प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा, तो बात करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये भी सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी 4 वजारतें मांगती है पंजाब में और आप 2 देना चाहते हैं। देखिए इमरान साहब, कोई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कोई मीडिया के ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, और ना ही मतलब है कि मैं किसी ऐसी कमेटी का रुकन हूँ कि जिससे मेरे इल्म में हो कि उन्होंने 2 मांगी है या 4 मांगी है, लेकिन फ़र्ज करें अगर उन्होंने 2 वजारतें मांगी हैं, हमने तो उन्हें पहले दिन से कहा था कि भाई आप मरकज़ में हुकूमत में आप वजारतें लें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने वजारतें, हम इस शर्त पे हुकूमत में आते हैं कि हमने वजारतें नहीं लेनी। तो अब वो पंजाब में अगर वो वजारतें मांगते हैं
तो मेरा ख्याल है कि वो फिर इसका फैसला तो दोनों पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने करना है। अच्छा मेरा ख्याल है कि वो अब उनका ये मुतालबा कि वजारतें लेनी है, वो भी पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है मरकज में उन्हें पहले लेनी चाहिए, उसके बाद पंजाब का जिक्र करना अच्छा चाहिए, अली जहां अली पर अली गौहर बलोच जहां साहब, पर उनके वोट बैंक के जरिए, उनके वोट के जरिए शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे पीएमएलएन के वोट के जरिए जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने। तो सबसे पहले तो वो मरकज में अपना ये मुतालबा करें ना, पंजाब तो उसके बाद की बात है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने और आज ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने जो कुछ इदारे और वजारतें ख़त्म करने का इंदिया दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म के लिए कोई आसान काम होगा? वाकई ये वजारतें और इदारे ख़त्म हो जाएंगे? और दूसरा ये कि क्या ये ख़त्म करने से हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी या मुतासिर होगी? देखिए, एक तो हमें एक चीज़ मुसलमा हकीकत है, इमरान याकूब साहब आप जैसे और समीना जैसे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जिनकी मामलात के ऊपर गहरी नज़र होती है, मैं तो कई सालों से सुन रहा हूँ कि वो हमारे महकमे, वो हमारी लायबिलिटीज़ जो कि खामखा हमारे सर पे सवार है और अरबों रुपए कौम के ज़ाया होते हैं, और जो शायद हुकूमतों का काम भी नहीं है, जिस तरह से PIA है, हमारी वो स्टील मिल है, जिस तरह से और कई कई सेक्टर है, हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। अगर हम उसकी तरफ नहीं जाते, हाँ साबका अदवार में भी अगर चाहे हमारे दौर में कम हुई या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के दौर में भी कम हुई, ये फैसले बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी दुरुस्त आयद, अगर अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तो मैं तो उनको राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ उनको जल्दी करनी चाहिए। अरबों रुपए हमने बजट में रखते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं गौर बलोच साहब, और मैं मईशत के अलावा भी आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि इदारों के दरमियान भी तसादुम है, सहाफ़ी भी जो है वो अनकम्फर्टेबल है, तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उनको भी लगता है कि जो हद तक इज़्ज़त का बिल है उसकी वजह से उनका भी गला घोंटने की कोशिश है। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर अनरेस्ट क्यों नज़र आ रहा है, और इसके लिए हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिसी है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। इमरान साहब, काफ़ी बातें हमने अली गौहर बलोच साहब से भी पूछी, हमारे साथ हैं अभी, उनसे मैं मज़ीद भी सवालात करूँगी, लेकिन आपके नज़दीक जो एक माहौल होना चाहिए जिसमें हमें नज़र आए कि सब इदारे, चलिए हर हल्का फुल्का तो चलता ही रहता है हर दौर में, लेकिन जिस तरह अभी कल भी हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुन रहे थे, जो वाज़ेह तौर पर बात कर रहे थे कि मुदाखलत हो रही है जुडिशरी में, और हम जज साहिबान को देखते हैं उनकी तरफ से, ATC के जज साहिबान हैं वो लिख रहे हैं, हुकूमत ऐसा लग रहा है कि इदारे जो हैं उनका जो तसादुम है उसको कहीं पे भी सेटल करने में अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रही, और ये अनरेस्ट जो है अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो मुल्क को ही इफ़ेक्ट करता है। समीना, देखिए बात यह है कि किसी भी जो महज़्ज़ब मुआशरे में इदारों का आपस में इख्तलाफ होना तो एक लाजमी अमर है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के सामने तोपे लेके खड़े हो जाना और एक दूसरे पे इस तरह से इल्ज़ाम तराशी, किसी तौर भी ये इल्ज़ाम तराशी जमहूरियत के लिए या उन इदारों के पनपने के लिए खुशाइंद करार नहीं दी जा सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि लाहौर हाई कोर्ट, और जिसे कल अबू ज़र सलमान न्याजी साहब दुनिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट करार दे रहे थे, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू करना वाकई ही अलार्मिंग है कि क्यों इस तरह के हालात हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर पस मंज़र देखें ना कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, मुदाखलत तो शुरू से है पाकिस्तान में, आप इसको वो नहीं कर सकती, लेकिन जब 6 जजेस की तरफ से वो लेटर लिखा गया और उसके बाद फिर उस पर आप ये देखें कि उस लेटर के बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह से उसे पोलिटिसाइज किया गया, और फिर उसकी बात जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से उस पे, लेकिन उसके बाद तो मामला कोटे लाइन लगा हुआ ना, अभी तक उस पे क्या पेशरफ्त हुई है? अभी भी क्या मुदाखलत खत्म हो गई है? अभी कल वो बता रहे हैं कि अभी तक वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हो गया, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा तो फिर होता ना कि उसका कोई असर होता, उसका कोई नतीजा निकलता, लेकिन ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं पता, हर बंदा, मैं और आप
और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना इस इंतज़ार में हैं कि इस एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकला। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आर्डर पास किया? क्या इदारे जो जिन इदारों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो असरअंदाज होते हैं, उनके किसी बंदे को बुला के उस पर कोई डायरेक्शन दी गई? क्या उस पर ऑफ द रिकॉर्ड या कोई पर्दा सीन के पीछे से कोई गुफ्तगू की गई, कोई मुज़ाकरात किए गए, या हुकूमत को या अटॉर्नी जनरल को दरमियान में एक नुमाइंदा बनाकर कोई पैगाम रसानी की गई? तो इन तमाम चीज़ों का जवाब फ़िलहाल ना में ही है। इसका मतलब ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बड़ा। लेकिन अली गौहर बलोच साहब देखिए, मईशत को अगर हम एक तरफ भी रखने चले वो तो एक मैजिक के साथ ठीक नहीं हो सकते, मामला ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो इस वक्त माहौल है मुल्क का, जिसमें ऐसा लगता है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने उरूज पर नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि अदलिया बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, उनको बहुत शिकायत हैं कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है। सहाफ़ी हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय पे कदगन है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब में जो एक कानून पास किया गया उसको भी इसी वजह से चैलेंज किया है, वो एहतजाज भी किया है उन्होंने, सहाफ़ियों ने। एक्स बंद है, मुस्तकिल बंद हुआ पड़ा है, कोई उसके ऊपर अभी तक आप लोगों का प्लान नहीं लग रहा, बल्कि और सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप लोगों ने इकदाम उठा लिए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में एक अजीब सा जैसे आमिराना सा माहौल है। जी समीना, आपने जो बात की है बिल्कुल माहौल कंफर्टेबल नहीं है उस लिहाज से कि जिस तरह से किसी भी एक जमहूरी मुल्क का होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने मादरत के साथ एक अपनी यूथ को, जिसकी कि जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आती है, जिसकी एक ख़ास फॉलोइंग को उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमने उन लोगों को ट्रेन कर दिया नफ़रत के ऊपर, और हमने उनके दिलों में सब्र की हम उसको तलकीन करते या उनको दुरुस्त ट्रैक पर लगाते, हमने उसको इस्तेमाल कर दिया नफ़रतें फैलाने के लिए। हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ उनके दिलों को भरा है, हमने उनको अपने इदारों के ऊपर मेरा इशारा बानी पीटीआई की तरफ है यकीनन। अभी आप जाय साहब की बात कर रही थी, जाहिर है कि अदलिया भी हमारी है, हमारे इदारे हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क में ही होती है, और सीधा सा हमारा मौक़िफ़ जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो फ़ौज की बात करते हैं, इसी तरह से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ज़ाहिर है आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक तरफ पार्लिमान खड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट खड़ी, और ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट को पार्लिमान के साथ खड़े होना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो भी एक आईनी और कानूनी इदारा है। मैं सारी अदलिया की तो बात नहीं करता, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ हमारी अदलिया में बैठे हुए कुछ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो जाय साहबान हैं, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ लेकर उसको प्रमोट करते हैं अपने अफ़ाद के ज़रिए। तो ये तो कतई तौर पर किसी जज की शान शान नहीं और उसको ज़ेब नहीं देता कि वो एक ये तो फिर इल्जाम दूसरी तरफ से भी है ना, उन्हें भी यही लगता है कि कुछ जज साहिबान जो है वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये तो फिर दोनों तरफ से, ये कैसे हो गया कि आपकी तरफ से इल्जाम ठीक है लेकिन उनकी तरफ से गलत है, या तो फिर आपका भी गलत है उनका भी गलत है? फर्क ये है कि एक टाइम में एक मिनट में 8-8 जमानतें ली जाती है। एक ये भी बंदे के ऊपर 50-50 केस भी तो बने हुए हैं ना सर, मेरी उसी हिसाब से देखे जो अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होंगे सियासी पार्टी की, सर एक केस बनाए ना, 50 केस तो नहीं बनते उस चीज के, उससे तो फिर यही बू आती है कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई है। अगर आप उसको एक केस बनाए, जेन्युइन बनाए, स्ट्रॉन्ग सबूत के साथ सजा भी दिलवाएं, हम आपके साथ हैं। आप एक बंदे पे 200 केस बना दें, 14 मरतबा उसे गिरफ्तार करवाएं, फिर आप कहें कि ये केस जेन्युइन है, तो ऐसे तो नहीं कोई मान सकता ना। एक बंदा किस तरह हर जगह पे कर सकता है एक ही टाइम पे? देखिए समीना साहब, जब ज़ाहिर आपके सवाल है उसका ज़ाहिर आपका लंबा सवाल होता है, तो फिर उसका थोड़ा की बात और तरफ चली जाती है। देखिए बुनियादी तौर पर बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं
इससे पहले पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट को क्या नून लीग ने फेस नहीं किया इन हालात को? 2-2 साल जमानतें नहीं हुई, 90-90 दिन जो है वो उसके नैब के हुकूमत फिर खानों वो में मामला उधर चला गया। मैं इस पे अब बहस नहीं करना चाह रही। मुझे लास्टली ये बता दें अली गौहर बलोच साहब, जो इस वक्त क्रिकेट का हाल है, मुझे सर अब सर वही बात है ना आपकी 9 मई की, ठीक है जी बहुत दहशतगर्द हो गया, आगे चल पड़े। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो क्रिकेट का हाल हुआ है इस पे सारी दुनिया, पाकिस्तान जो है वो बेचारा सारा उदास बैठा है। मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी के तौर पर आपके ख्याल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, हमारे मुल्क में ये जो जिम्मेदारी हम फौरी तौर पर डाल देते हैं, अगर हम वही 8-9 रन से जीत जाते तो आज हमने बहुत बड़े-बड़े गीत गाने थे मोहसिन नकवी साहब के। नकवी साहब की ज़ेरे निगरानी वो टीम थी ना जिसने अच्छी बॉलिंग की है, तो हम कहते हैं कि बैट्समैन जो थे, हमारी बैटिंग लाइन जो थी वो कमजोर थी, जिसकी वजह से जो बॉलर्स थे वो उनके ज़ेरे निगरानी थे, बैट्समैन नहीं थे। नहीं, जाहिर है बॉलिंग थी तो उनकी टीम ढेर हुई ना इंडिया की। अच्छा अगर हमारी बैटिंग लाइन वीक रही है तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को मौका देना चाहिए। सर मसला बैटिंग बॉलिंग का नहीं है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि अकरबा परवरी हुई है, ग्रुपिंग हुई है, यहाँ पर रिटायर्ड लोगों को लाके दोबारा भर्तियां की गई हैं, यहाँ पर जो 15 बंदे कोच लगाए गए हैं, ये सब चीजें जो हुई हैं, सवाल इस मैनेजमेंट पे उठ रहा है। बाकी अगर टीम में आपको लग रहा हो कि जी सब यूनिटी की है और सब अच्छे से जान मार के खेल रहे हैं, 1-2 रन आगे पीछे चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो हालात होते हैं, आप अमेरिका से हार जाएं, आप आयरलैंड से हार जाएं, आप इंडिया से भी हार जाएं और उसके बाद आप कहें कि कोई बात नहीं 2-4 रन का ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं हो ये तो कोई जवाब ना हुआ ना सर। नहीं तो आप ये तो चार्जशीट मोहसिन नकवी साहब ने नहीं, मैं तो आपका तज्जिया लेना चाहती हूँ, आपके ख्याल से जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? किसके ऊपर डालें फिर जिम्मेदारी? मेरा तजजिया यही है इस पर के मोहसिन नकवी साहब भी चेयरमैन हैं और इनकी कमजोरियों के ऊपर और अपनी बाई एंड लार्ज जो चार्जशीट है उसके ऊपर जरूर तवज्जो करनी चाहिए और इसमें वो रिफॉर्म्स करनी चाहिए क्रिकेट में जिससे हमारी टीम में बेहतरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ठीक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। अली गौहर बलोच साहब ये फरमाइए कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, तो क्या वज़ीर आज़म कामयाब हो गए मौलाना साहब को राम करने में या अभी कुछ टाइम लगेगा? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि मौलाना साहब के साथ नवाज शरीफ साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और अब से नहीं बड़े तरीना है। अगरचे इत्तेहाद में भी आपको पता है, अपोजिशन इत्तेहाद में भी पहले इकट्ठे रहे, फिर हुकूमती इत्तेहाद में भी इकट्ठे थे। ये इन इलेक्शंस के बाद जाहिर है कि मौलाना साहब ने एक और लाइन ली है। हमारी तो ये कोशिश है कि मौलाना साहब जो है वो हमारे साथ चलें और हुकूमत का हिस्सा भी बने। यकीनी तौर पर इसी पे गुफ्तगू हुई होगी तो उम्मीद मैं करता हूँ। मेरे पास कोई ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुस्तक्का इतला है, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि मौलाना साहब जो है वो मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब उन्हें ज़रूर कायल कर लेंगे कि वो जो है वो हुकूमत का भी हिस्सा बने या हुकूमत के साथ मिलके चले। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, लेकिन इसका हतमी फैसला तो मौलाना साहब नहीं करना है। जाहिर है उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, कई ऐसे हल्के भी हैं जहां मौलाना साहब और हमारी पार्टी भी मध्य मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, यकीनन हर पार्टी सर ये फरमाइएगा कि अभी आपने खुद भी एक सवाल के जवाब में कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के अपने भी MPAs और MNAs हैं वो बाज़ औक़ात मरीम नवाज साहबा की पॉलिसीज़ की वजह से नाला नज़र आते हैं कि उनके काम उस तरह से नहीं हो रहे। तो ज़रा इस बात पे भी रोशनी डालिएगा कि ये भी खबर है कि जो पंजाब काबीना है उसमें पंजाब असम्बली के बहुत सारे लोग इस वक्त बात से भी नाला नज़र आते हैं मौजूदा वज़ीर आला से कि वो समझते हैं कि काबीना में जो नए लोग हैं, फ्रेश ब्लड है, उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है और अंकल्स को शायद उस तरह से
करीब नहीं आने दिया जाता। तो ये जो पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो क्यों वजीर आला से नाला नजर आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग नाला नजर आते हैं, सीनियर नाला नजर आते हैं, बात ये नहीं है। असल बात ये है कि मरियम साहिबा जो है वो मेरिट पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही हैं, और जहां पर हमारी काबीना में नौजवानों की नुमाइंदगी, ये तो बड़ी खुशाइन बात है ना कि नौजवानों को नुमाइंदगी दी, वहां पर सीनियर लोग भी काबीना का हिस्सा है, और साथ ही साथ उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग है इंतजामी लेवल पर वो मेरिट्स पर की है। जाहिर है बसीयत पॉलिटिशियन, मेरी कोशिश होगी कि वो लोग फील्ड में लगे, मेरे हल्के में आकर वो ऑफिसर लगे जो मेरी ज़्यादा सुनवाई करें। लेकिन अगर हमने लोगों में डिलीवर करना है, अगर हमने प्राइस कंट्रोल करनी है चीज़ों की, अगर हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डालना है, तो फिर उसके लिए मुश्किल फ़ैसले मरियम साहिबा को करने पड़ेंगे, और हमें भी बासियत पॉलिटिशियन, बासियत मेंबरान असम्बली उन चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करना होगा। और यही वजह है कि जब पार्टी डिलीवर करेगी, जब हुकूमत डिलीवर करेगी, तो उसका फ़ायदा हर हल्के में PMLN को भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को भी होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा अली गौहर बलोच साहब के मुज़ाकरात की बात राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कर चुके हैं कि हम करेंगे। अब अचकज़ई साहब की तरफ से भी ये बयानात सामने आए हैं कि वो ऑपोजिशन की तरफ से जो उन्होंने एक अलायंस बनाया है उसकी बिहाफ पर मुज़ाकरात करेंगे। तो चलिए, PTI के साथ तो शायद आप लोग भी कंफर्टेबल नहीं, वो भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अचकज़ई साहब अगर सरबराही करते हैं मुज़ाकरात की तो बात किसी नतीजे पर पहुँच सकती है, और अचकज़ई साहब से बात करने में तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, PTI का वतीरा है, वो अपनी बात से बहुत जल्दी घूम जाती है। आज ही आपके शायद इल्म में नहीं है, जो उनके एक लीडर ने बयान दिया है कि वो उमर अयूब साहब ने, कि उन्होंने बयान दिया है कि बानी PTI ने किसी को मैंडेट नहीं दिया, महमूद अचकज़ई साहब को भी कोई नहीं दिया, और हम PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ भी देख लें। वो एक वक्त में एक तरफ, और वो ट्वीट में आपको याद है कि कुछ लोग कहते थे कि ट्वीट को ऑन करते थे और कुछ डिसऑन करते थे। तो ये डबल गेम चलना, अपनी बात करके हुकूमत के लिए अचकज़ई साहब के साथ बात करना कंफर्टेबल है? अगर अचकज़ई साहब आगे बढ़ के बात करते हैं, उनकी तरफ से ख्वाहिश भी है कि वो बात करें, आप समझते हैं कि हुकूमत उनके साथ बातचीत कर सकती है? कोई भी बात करे, नहीं, बात तो बड़ी सिंपल है। अगर वो बात सियासत को आगे लेके चलना, कोई इलेक्शन पर रिफॉर्म्स करना, डिपेंड करता है ना कि उसके ट्यू आते हों कि वो किन किन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। अगर 9 मई के वाक़यात को छुड़वाना चाहते हो या और केसेस पर हो, तो उस पर तो बातचीत नहीं हो सकती। उसके अलावा सियासी इख्तलाफात ख़त्म किए जा सकते हैं, मुल्क में एक पुरअमन सियासत के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। तो उसके लिए वो जो भी नुमाइंदा, उसके लिए बातचीत हो सकती है। अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तब वक्त खत्म हो गया, आपने वक्त दिया और मुख्तलिफ उमूर के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।